हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं, आज हम देखते हैं कौन कौन से आपके टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका होगा यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड से जो भी क्वेश्चन बनते होंगे, कौन सा उल्टा होता है कौन सीधा होता है, ये सब हम पूरा देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जैव भार पिरामिड, बायोमास पिरामिड के बारे में देखेंगे। ऊर्जा पिरामिड, एनर्जी पिरामिड के बारे में हम देखेंगे। खाद्य श्रृंखला में जो आपके प्रदूषक आ जाते हैं, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, वो सब के बारे में देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में देख रहे हैं, हर जगह पूछा गया है। यहाँ पर आपका इकोटोन आपका देखेंगे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी देखेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर बायोटिक इंटरेक्शन भी देखेंगे। तो बायोटिक इंटरेक्शन में भी हम सब चीज़ देखेंगे, कौन सा कैसा होता है। ठीक है, तो बस इतना ही आज आपका है। तो ये हम देख लेते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे, अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते होंगे तो आप नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और आपको संतोषी आईएएस 2.0 वहाँ पर आप जाकर एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिन लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा आपका लेक्चर है, कैसा नहीं है, कुछ भी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलते हैं, अब हम देखते हैं, पहला देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो ये पहले आता है नाम कि ये होता क्या है। तो ये कुछ नहीं होता है, एक चित्र होता है। पिरामिड का एक चित्र होता है, उसी में जीवों को बताया जाता है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी भार कितना है, यही सब बताया जाता है। तो यह एक चित्र निरूपण है जो जीवों के संबंधों का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरण दर्शाता है। बस यही आप याद कर लेंगे कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक का ये स्थानांतरण दर्शाता है। अब इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है एल्टोनियम पिरामिड। कभी आपके पेपर में आ जाए कि इसको अन्य नाम से क्या बोलते हैं, इसको अन्य नाम से एल्टोनियम पिरामिड भी बोला जाता है। सर्वप्रथम इसका इकोलॉजिकल पिरामिड का विचार किसने दिया था? तो एल्टोनियम, तो एल्टन याद रख लीजिएगा, इन्हीं से नाम के पड़ा है ये। एल्टन महोदय ने सर्वप्रथम इसका आपका विचार दिया था। किसका विचार दिया था? इसका विचार दिया था, पिरामिड का विचार दिया था। बस इतना याद रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, जो आपका ये होता है पिरामिड होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक संख्या के आधार पर बताया जाता है कि कैसा वो पिरामिड बनेगा, कि सीधा पिरामिड बनेगा कि उल्टा पिरामिड बनेगा। एक जैव भार के आधार पर बताया जाता है कि पिरामिड कैसा बनेगा। एक ऊर्जा पिरामिड होता है, ये भी बताया जाता है कैसा पिरामिड बनेगा। सबका हम एक एक देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे संख्या पिरामिड के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रत्येक पोषण स्तर से संबंधित अलग अलग प्रजातियों की संख्या दर्शाने में, जैसे एक पोषण स्तर में क्या है, पोषण स्तर मतलब क्या होता है कि नीचे उत्पादक है, अब उपभोक्ता है, इसके बाद उपभोक्ता के बाद अब घटक आ जाता है। तो इसी के फॉर्म में दिखाया जाता है कहाँ पर उत्पादक की संख्या ज़्यादा है, कहाँ पर अपघटक की संख्या ज़्यादा है। अगर अपघटक की संख्या ज़्यादा होगा तो उल्टा बन जाता है। तो बस यही आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पिरामिड बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक पोषण स्तर से अलग अलग प्रजातियों की संख्या दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोष और समस्या क्या होता है? किसी पारितंत्र का वास्तविक चित्रण करने में उतना कारगर नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये इसका दोष भी है कि इसका वास्तविक अगर चित्रण करेंगे तो उतना ये कारगर नहीं होगा। विशेषता क्या होती है? यह पिरामिड बनता है सीधा, मतलब इसकी विशेषता, और उल्टा दोनों प्रकार के। जो संख्या पिरामिड होता है वो सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं तालाब का पिरामिड देख लीजिए और घास का पिरामिड देख लीजिए, जो सदैव सीधा बनता है। संख्या के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी याद रखेंगे संख्या के, बायोमास अगर बोलेंगे तो उसका अलग बन जाता है तालाब को उल्टा। तो यहाँ पर संख्या अगर पिरामिड बोल रहे हैं नंबर में, तालाब और घास प्रतंत्र का सदैव सीधा बनता है। कैसे सीधा बनता है ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम नंबर आप यहाँ पर देखते हैं कि तालाब का अगर प्रतंत्र संख्या पिरामिड में देखते हैं तो नीचे जो वो आपका होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है।
फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं। अगर आप मैं कहूँ कि व्हेल मछली ज़्यादा है कि फाइटोप्लैंक्टन है, या कहूँ कि अगर मैं जैसे आप ये तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं समुद्र की, ठीक है, सागर की। अगर मैं स्थल की ही बात करूं कि घास ज़्यादा है कि एलिफेंट ज़्यादा है, हाथियाँ ज़्यादा हैं, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे घास ही ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा रहता है उसको नीचे एकदम लिखा जाता है क्योंकि वो उत्पादक आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए फाइटोप्लैंक्टन इसके बाद है, इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है, यहाँ जू प्लैंक्टन लिखा गया ना, यहाँ जू प्लैंक्टन खा रहा है। अब देखिए इसी फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन को मछलियाँ खा रही हैं, मछलियाँ को बड़ी मछलियाँ खा रही हैं। तो छोटी मछलियाँ तो ज़्यादा होंगी कंपेयर टू बड़ी मछलियों को। तो तालाब का पिरामिड संख्या में अगर देखा जाए तो वो सीधा बनता है, ये याद रखिएगा। हमेशा ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तालाब का पिरामिड संख्या में कैसा होता है, तो संख्या में एकदम सीधा होता है। लेकिन अगर हम और किसका बोल रहा है, घास का प्रतंत्र। अगर देखें यहाँ पर घास, अगर ये तो हम नीचे समुद्र में देख लिए, अब यहाँ पर अगर हम घास में देखते हैं तो घास आपकी पृथ्वी पर ज़्यादा है, घास के बाद ही हिरन या खरगोश। क्या घास ज़्यादा है, हिरन खरगोश कम है? हिरन खरगोश कम है और ये घास ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद लोमड़ी आ जाएगा, शेर आ जाएगा, फिर इसका भी सीधा ही बन रहा है। तो देख सकते हैं, अब आपको गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ संख्या पिरामिड में घास का कैसे। अब जब आपने आसपास देखिए घास बहुत ज़्यादा होगा, क्या उस घास से ज़्यादा खरगोश होगा? नहीं होगा। क्या ये फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा जू प्लैंक्टन होगा? नहीं होगा। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। संख्या पिरामिड दोनों का, तालाब का और घास प्रतंत्र का एकदम सीधा बनता है, ठीक है। बस संख्या बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे संख्या पर पिरामिड वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में यह पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम वृक्ष की बात करते हैं, ये देखिए वृक्ष है, और वृक्ष पे कौन सी है, ढेर सारी मछलियाँ बैठी हैं, ऊपर बाज है। तो इसका देखिए उल्टा बन रहा है। अगर मैं कहूँ कि देखिए एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष पर कितने चिड़िया, ये मछलियाँ मैं बोल दे, उस वृक्ष पर कितनी चिड़िया बैठ सकती हैं, तो उस वृक्ष पर काफ़ी चिड़िया बैठती हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसे कभी वृक्ष अगर हिलता है तो उस पर देखते नहीं है काफ़ी चिड़िया भाग जाती हैं उस पेपर से। तो क्या होता है, नीचे क्या होता है, पेड़ होता है, ये इसकी संख्या कम है, मतलब इस किससे, बर्ड से, तो बर्ड से इसकी संख्या कम है। इसके बाद ऊपर देखेंगे इसकी बाज की संख्या कम है, देखेंगे छोटी छोटी चिड़िया ज़्यादा हैं कंपेयर टू आपके ये बाज के, ठीक है। तो ये हमेशा इसका पिरामिड क्या बनता है, इन्वर्टेड, उल्टा बनता है हमेशा। देखिए ये प्रोड्यूसर है ना, इसका कम है, हर्बीवोरस है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, पैरासाइट ये इससे ज़्यादा, और हाइपर पैरासाइट ये और ज़्यादा है। तो क्या याद रखेंगे, अभी हमने यहाँ यही तीनों चीज़ याद रखेंगे, आपका पूरा काम मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसका सही हो जाएगा। क्या याद करेंगे, तालाब और घास प्रतंत्र सदैव सीधा बनता है, और वृक्ष प्रतंत्र जो होता है वो पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। हम संख्या में बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, संख्या नंबर में पिरामिड, क्योंकि पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, एक संख्या होता है, एक जयभार होता है, एक ऊर्जा होता है। तो संख्या पिरामिड में ये क्या होता है, वृक्ष वाला नीचे एकदम, देखिए ऐसा देख लीजिएगा, वहाँ पर जब दिमाग में आए, पेपर में दिया रहे तो नीचे जान लीजिएगा, नीचे एक वृक्ष है, उसके ऊपर कई चिड़िया हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं घास प्रतंत्र, ये देख लिए हैं, तालाब प्रतंत्र संख्या वाला देख लिए हैं। अब हम देखते हैं, ये तो आपका हो गया संख्या पिरामिड। अब हम देखेंगे बायोमास जैव भार पिरामिड के बारे में। अब बायोमास अगर पिरामिड सभी पोषण स्तरों में भंडारित समस्त जीवों की सकल भार वेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बता रहे हैं। अब देखिए चारागाह और वन प्रतंत्र सीधा बनता है। देखिए अगर हम चारागाह और वन देखते हैं बायोमास में भी, तो क्या होता है, सीधा बनता है। बायोमास करें, यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा था कि ये उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चारागाह हुआ चाहे परतंत्र हुआ, ये सीधा एकदम बनेगा। लेकिन तालाब परतंत्र में क्या होता है, तालाब में उल्टा। अब देखिए इसको कैसे आप देखेंगे कि बायोमास में सीधा बनता है। तो इसका देखिए, आप घर से निकलिएगा, ठीक है, घर से निकलिएगा, बायोमास,
वहाँ पर क्या हुआ, आपको ज़्यादा आपको घास फूस मतलब ये वृक्ष उच्छ ज़्यादा दिखेंगे, मतलब चाहे हम वृक्ष की नहीं बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। तो चारागाह बर्तन ये ज़्यादा दिखेगा, उससे थोड़ा कम दिखेगा वो। तो अगर भार में देखा जाए तो ये सब ज़्यादा हैं। और तालाब में अगर हम देखा जाए तो ये तालाब में क्या होता है, तालाब पर्यंत बायोमास में उल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन यहाँ कर रहा है, यहाँ जू प्लैंक्टन कर रहा है, यहाँ स्मॉल फिश कर रहा है, यहाँ पर लार्ज फिश कर रहा है, ये एकदम बड़ा फिश। अब व्हेल मछली देखिए, व्हेल मछली कितना भारी है, वो लगभग 15-20 हाथियों के बराबर एक व्हेल मछली होती है। तो उसका भार ज़्यादा होगा कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है या जू प्लैंक्टन है, जो बहुत छोटे छोटे जीव हैं, इनका भार ज़्यादा होगा। तो भार आप कहेंगे इनका भार ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 30-40, जब एक व्हेल मछली 30-40 हाथियों के बराबर होगा तो कैसे होगा। तो अगर बायोमास जो भार के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, तो ये 2 बार की पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। एक आरएएस में 2021 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है कि तालाब का पिरामिड कैसा होता है बायोमास के अकॉर्डिंग। ठीक, किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, बायोमास के अकॉर्डिंग। तो बायोमास के अकॉर्डिंग जो तालाब का पिरामिड होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। ये हमेशा याद रखेंगे, याद रखेंगे। यह मतलब ये बायोमास सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। देखिए यहाँ सीधा दिखा दिया गया है, यहाँ उल्टा दिखा दिया गया है। तो बायोमास में अगर हम समझ गए कि बायोमास में अगर चारागाह वन पूछे तो ये सीधा बता दीजिएगा, ये देखिए जैसे सीधा यहाँ पे है। और अगर तालाब का पूछे तो उल्टा बता दीजिएगा, क्योंकि व्हेल मछली वहाँ दिमाग में लाइएगा, उसका ज़्यादा भारी होगा, वो उसका वेट ज़्यादा होगा तो ये ऊपर हो जाएगा एकदम। बस इतना याद रखेंगे। अगर हम ऊर्जा पिरामिड देखिए, ऊर्जा पिरामिड की एक विशेषता याद रख लीजिए और कुछ मत याद करिएगा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ठीक है, यह सदैव सीधा होता है। एमपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन आया है यहाँ पर ये, और ये क्वेश्चन ये आया था कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का क्षय होता है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जब आपकी रोश ये क्या होता है, एक मिनट, ये मान लीजिए ये आपका पिरामिड है, ये ऐसा पिरामिड मान लीजिए बन गया। मान लीजिए जब सूर्य भगवान की ऐसे रोशनी आती है तो रोशनी क्या होती है, उनकी क्या होती है, उनकी रोशनी क्या होती है, फैल जाती है। ऐसे ऐसे नहीं फैल जाती क्या, सूर्य भगवान की रोशनी दे रहे हैं तो एकदम सीधे थोड़ी आएगी, वो तो फैल जाती है। तो ऐसे अगर मान लीजिए ये फैल गई तो ये क्या हो गया, एक पिरामिड, सीधा पिरामिड बन गया। मान लीजिए ये सूर्य भगवान है, ये याद रखेंगे। याद रखने का सबसे आसान तरीका, अब ये रोशनी ऐसे दे रहे हैं पृथ्वी पर, ऐसे ऐसे रोशनी दे रहे हैं, ठीक है, बस ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये ढेर सारा पिरामिड बन गया, जो कि सीधा पिरामिड बन गया। तो ये बात याद रखेंगे कि ऊर्जा जो पिरामिड होता है, ऊर्जा सूर्य भगवान से आती है, तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो हमेशा सीधा बनता है, ये याद रखिएगा। यही दिमाग में अगर आपके आ गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं, चारागाह और परतंत्र में और तालाब में और यहाँ ऊर्जा में, और कहीं कंफ्यूजन होने की कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। ये देखिए दो जहाँ, अब ये भी याद रखेंगे ऊर्जा, अभी हम पिछले ही आपके टॉपिक में, पिछले ही चैप्टर में बता दिए, मतलब पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें, इसीलिए कह रहा हूँ पूरा वीडियो लेक्चर जितना ये 7वां लेक्चर है पूरा आप देख डालिए, आपका जितना भी एक मतलब इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपका है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है, यहीं से इस बार भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, देखिए जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब यहाँ पर देखते हैं, पिरामिड के आधार पर सर्वाधिक ऊर्जा एवं टॉप पर सबसे कम होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिरामिड के आधार पर, ये जो आधार होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ नहीं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 100 हो गया, इसके बाद ये 10 हो जाता है, 1 हो जाता है, 1, मतलब ये लिंडेमान के अनुसार, जो लिंडेमान का ऊर्जा का क्राइटेरिया था वो कह रहे थे 10-10 घटता जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 1000 है, इसका 10 घट जाएगा, ऊपर वाले में कितना बचेगा, 10% घट जाएगा तो ये 100 बचेगा। फिर इसका अगर वो सॉरी 10,000 है तो ये मान लीजिए 10,000 से लेकर अगर चलते हैं तो 10,000 का ये कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। फिर 10% अगर और घट जाएगा तो 100 हो जाएगा। फिर कितना 10% और घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ये आपका घटता जाता है। जैसे यहाँ 100 हो गया, फिर 10 हो गया, 1 हो गया, 0.1 हो गया, तो ये ऊपर घटता जाता है। तो यही यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का
क्षय होता रहता है। उपयोग क्या होता है? पोषण स्तर के क्रियात्मक संबंधों के निरूपण में इसका उपयोग होता है। अब देखते हैं, अब आपको समझ में आ गया ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इतना याद रखिएगा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बस। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए में पूछा गया था, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम की आधार श्रृंखला में समानतः 3 या 4 पोषण स्तर होते हैं। मतलब जो भी पिरामिड होता है या कोई भी इकोसिस्टम होता है, उसमें 3 या 4 प्रोसेस होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, और ये अपघटक, और भी ऊपर नीचे इतने होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ओमनीओरस होता है, सर्वाहारी जो उच्चतम होता है, याद रखेंगे कौन होता है? उच्चतम कौन होता है? सर्वाहारी होता है। ठीक है, जो कि सब कुछ खा लेता है। सर्वाहारी में कौन आता है? मनुष्य भी आ जाता है, जो सब कुछ खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि जो खाद्य श्रृंखला होता है, जो प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं इतना प्रदूषण हो रहा है कि जो भी हम सब खा रहे हैं वो बहुत से टॉक्सिक चीज़ें हमारी शरीर में जा रहे हैं। तो वो क्या होता है? 2 तरह से जीवों में इसका संचारण होता है। देखिए, एक होता है जैव संचयन प्रक्रिया होती है, दूसरा होता है जैव आवर्धन, जिसको आप बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दोनों में अंतर समझ जाइएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा गलत नहीं होगा। दोनों में अंतर क्या होता है? पहले हम पढ़ते हैं बायो एक्यूमुलेशन होता क्या है। देखिए, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? किसी प्रकार प्रदूषण खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंच जाते हैं। देखो किस प्रकार जो प्रदूषण होते हैं वो खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंच जाते हैं। अभी पूरा बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। क्या होता है? किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के किसी जीव के समांतराल के साथ सांद्रण बढ़ता जाता है। यहाँ पर जानते हैं क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि आपको डायरेक्ट मिल जाता है, किसी जीव में डायरेक्ट वो मिल जाता है। मतलब धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होती है? वो स्टोर होती रहती है। जैसे क्या होता, मछलियों में पहले पारे कम मिलते थे, लेकिन अब जैसे जैसे आपका दिन बढ़ रहा है, मतलब डे बाय डे मछलियों में पारे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो एक्यूमुलेट हो रहा है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली याद है, एक टर्म होता है ग्रेजुअली। तो धीरे 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 क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है। फिर उसको क्या खा लेता है? मतलब मनुष्य खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट आ जाता है। तो कोई भी अगर प्रदूषक क्या होता है? धीरे धीरे उसी जीव में एक्यूमुलेट होता रहता है, कहीं पर एक्यूमुलेट होता रहता है। तो वही एक्यूमुलेट नहीं लिखना है, एक्यूमुलेशन मतलब सांद्रता बढ़ती जा रही है। बस इतना ये याद रखिएगा। किसी प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में किसी जीव के समय अंतराल, समय के साथ क्या हो रहा है? सांद्रण बढ़ता जा रहा है, ये बताना है। जैव अनिम्नीकृत, जिसमें डीडीटी आ जाता है, पीसीबी, ये सब आ जाता है। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या होता है। तो इसका समझ में आ गया। अब इसका अंतर क्या होता है बायो मैग्निफिकेशन का? देखिए, इसमें और इसमें अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं तो इसमें किसी जीव में बढ़ रहा है, धीरे धीरे कास्टिक चीज़ें शरीर में बढ़ रही हैं। ठीक है, जैसे आप ही के शरीर में बहुत सी कास्टिक चीज़ें धीरे 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 बढ़ती जाती हैं। ठीक है, वो आपकी टॉक्सिक चीज़ें बहुत जैसे कुछ किडनी नहीं निकाल पाता है, तो बहुत चीज़ें बढ़ जाती है। तो क्या होता है? अब यहाँ बायो मैग्निफिकेशन में इसके उलट क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, तीसरे ट्रॉपिक लेवल, चौथे ट्रॉपिक लेवल में ऐसे बढ़ता रहता है। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पर जल में कितना था? 0.0003 पार्ट्स पर मिलियन। कोई आग मान लीजिए टॉक्सिक चीज़ है, पहले जल में इतना था। फिर जल को कौन खाया? तो याद रखिए, जल में समुद्री जीव होते हैं, मतलब उनके अंदर आ गया। यहीं एक और लिखना चाहिए था, फाइटोप्लैंक्टन मान लीजिए। फाइटोप्लैंक्टन में कितना मान लीजिए आ गया? 0.0005 आ गया। इसके बाद कौन आ गया? जू प्लैंक्टन आ गया, समुद्री सूक्ष्म जीव। कितना आ गया? 0.004। देखिए बढ़ नहीं गया, यहाँ से यहाँ इतना बढ़ गया। फिर इसके बाद जो प्लैंक्टन को जो खाएगा कौन? छोटी मछलियाँ खाएंगी, यहाँ पर 0.5 आ गया। ठीक है, अब छोटी मछलियों को कौन खा रहा है? बड़ी मछलियाँ खा रही हैं, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर
बड़ी मछलियों को कौन खा रहा है और बड़ी मछलियाँ खा रही हैं, वो 25 पार्ट पर मिलियन आ गया। तो यहाँ पर एक हमारा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपका ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ता जा रहा, अभी इन मछलियों को मान लीजिए ये इसी मछली को मनुष्य खा लिया तो मनुष्य को में इतना पहुंच गया। तो ये याद रखिएगा, बायो मैग्निफिकेशन जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है, टॉक्सिक स्तर भी उसका बढ़ता जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा था, फिर उससे जो फाइटोप्लैंक्टन खाया, फिर जो प्लैंक्टन खाया, फिर छोटी मछलियाँ, तो वो बढ़ता बढ़ता गया, फिर वो उसमें जो लेवल के अनुसार बढ़ता जाता है टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते पोषक स्तर के साथ बढ़ती प्रदूषण स्तर ये होता है, और यहाँ पर तो उसी शरीर में ही बढ़ जाता रहे, मतलब एक्यूमुलेट होता रहता है, मतलब वो स्टोर होता रहता है, ये याद रखेंगे एक्यूमुलेशन में। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर क्या होता है, जो बायो मैग्निफिकेशन होता है, इसके अगर उदाहरण देखते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल ये होता है। दूसरा होता है पाई न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये भी होता है। बायोमैग्निफिकेशन में ये सब धातुएं आती हैं, पारा भी आता है, तांबा भी, कैडमियम भी, सीसा, निकेल, जस्ता, टीन आदि, ये सभी जो जिम्मेदार होती हैं किसके लिए, बायोमैग्निफिकेशन के लिए। मछली पकड़ने में सोने तथा सोने के निक्षालन में प्रयुक्त साइनाइड डीडीटी, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ये होता है। ठीक है, तो इतना ये याद रखेंगे, मतलब जैव आवर्धन में, बायोमैग्निफिकेशन में ये सब बहुत ही मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बेकारी रोल होता है इन सब का। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं डीडीटी के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या होता है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रख लेंगे। जैव निम्नीकरण कीटनाशक होता है, अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। जो डीडीटी का पहले प्रयोग करते थे, अगर ये एक बार अवशोषित हो गया तो इसको बाहर निकालना बहुत ही असंभव हो जाता है। जैविक रूप से नष्ट ये नहीं हो पाता है। उपयोग मच्छरों को मारने में किया जाता था डीडीटी का। खाद्य श्रृंखला में आरोही क्रम में प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। ठीक है, तो डीडीटी पहले प्रथम स्तर में सबसे कम होगा, जैसे बायोमैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है, फिर द्वितीय स्तर में, फिर तृतीय स्तर में। ऐसे ही आपके पेपर में एक क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था कि अगर हम एक टिड्डा लेते हैं, एक मेढक लेते हैं, एक सांप लेते हैं, एक मवेशी लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा डीडीटी का संकेंद्रण कहाँ होगा, ये आईएएस 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताइए, टिड्डे को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है, मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। अब ऐसा मत बताइएगा सांप को मवेशी खा रहा है, नहीं, मवेशी को भी सांप खा जाता है। जो बड़े अजगर नहीं होते हैं, वो क्या क्या खाते हैं, मवेशी को भी खा जाते हैं। देखते हैं अजगर होता है किसी बकरी को निगल गया, तो यही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सांप सबसे बड़ा हो गया, यहाँ नीचे लिखना था, सांप सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया। तो जब सांप सबसे बड़ा हो गया तो सांप का उसमें डीडी का जो संकेंद्रण होगा, डीडीटी सबसे स्टोर जो होगा, पीपीपी कितने पार्ट्स पर बिलियन, वो सांप में ज़्यादा होगा, ये याद रखेंगे। ये आईएएस में क्वेश्चन 1997 में पूछा गया था। देखिए कितना सिंपल आईएएस का क्वेश्चन था, पूछा गया है। बस अगर आप अच्छे से कोई चीज़ें पढ़ते हैं, हर चीज़ें आपको याद हो जाएगी, कितना भी टफ एग्जाम हो। उपयोग क्या होगा, विशेषकर पेंट, यहाँ पीसीबी का क्या काम होता है, ये विशेषकर पेंट और प्लास्टिक निर्माण में इसका काम होता है। विशेषता क्या होती है, तीव्र जैव संचलन की क्षमता होती है, मतलब बायो एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा ये हो जाता है इसमें, पीसीबी में ये बहुत जल्दी स्टोर हो जाता है शरीर में। कारक क्या होता है, यूरोपीय देशों में जो सील मछली की मृत्यु का कारण क्या है, यही पीसीबी है। बस इतना तो आपको ये याद रखना है। अब हम चलते हैं इकोटोन के बारे में देखते हैं, ये भी एक वर्ड होता है, कई बार इकोटोन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। इकोटोन क्या होता है, देखिए इकोटोन आपका वो होता है, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इकोटोन क्या है, दो या दो से अधिक भिन्न परतंत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आप जंगल में जाइए, तो अगर आप जंगल में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पहले आप, ऐसे तो है नहीं कि मैं कहूँ जंगल में जाइए, अपने घर से तुरंत जंगल में पहुँच गए। पहले आप किसी मतलब खुले एरिया में जाएंगे, इसके बाद आपका हो सकता है फिर यहाँ तालाब वाला मिल जाए या समुद्र, यहाँ इधर आपको जंगल मिल जाए। तो अब मान लीजिए आप यहाँ लैंड एरिया में और इधर जंगल में एरिया, तो इसके बीच में जैसे आप जंगल में इंटर करेंगे,
उसके आगे जो आपका वो होता है प्लेस, स्थान होता है, वही इकोटोन कहलाता है। मतलब इसका भी कुछ आपका ये मिक्स चीज़ें होती है और इसकी भी कुछ मिक्स चीज़ें होती है, वो क्या कहलाती हैं, इकोटोन कहलाती है। जैसे क्या होता है, आप देखे होंगे क्या, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कौन सा एग्जांपल दूं, जैसे मैं मानता हूं ये एनसी दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली है और ये क्या है, यूपी है। अब दिल्ली और यूपी के बीच में कौन सा स्थान है, दिल्ली यूपी यूके के बीच में आपका मान लीजिए गाजियाबाद है। तो गाजियाबाद में ऐसे मतलब पड़ता है कि आधे लोग तो समझ नहीं पाते मैं यूपी में हूँ कि दिल्ली में हूँ। तो वो आपका क्या होता है, या नोएडा आप समझ लीजिए जो एनसीआर का क्षेत्र है, तो उसमें भी नहीं समझ में आता कि हम यूपी में हैं कि दिल्ली में अभी रह रहे हैं, ठीक है। तो वो मतलब पूरा उसी का वो क्षेत्र हो, मतलब उसी के आधे गुण यहाँ के हो जाते हैं। जैसे यूपी वाले, उधर यूपी वाले कुछ गुण हो जाएंगे कुछ, या आप कह सकते हैं हरियाणा वाला, मतलब अगर एग्जांपल मान लेता हूँ, यहाँ हरियाणा है यहाँ यूपी है, तो बीच वाला क्षेत्र क्या हो गया, यहाँ हरियाणा भी कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे यूपी की भाषा बोलेंगे, कुछ लोग तो हरियाणवी, कुछ यूपी वाली भाषा। तो ये जो संक्रमण क्षेत्र हो जाता है, वैसे यहाँ भी होता है आपके इन्वायरमेंट में भी। ये आपका फॉरेस्ट का एरिया है, ये ग्रास लैंड का एरिया है, फिर ये जो बीच वाला एरिया है वो इकोटोन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये आपका, अगर ये समुद्र का एरिया है या तालाब का एरिया है, ये आपका लैंड का एरिया है। अब ये वाला जो एरिया होता है, ये आपका इकोटोन एरिया होता है। इकोटोन एरिया जहाँ पर इसका भी लक्षण पाया जाए, इसका लक्षण पाया जाए। जैसे आपका कह सकते हैं ये जो आपका कौन सा कछुआ है, और ये कछुआ बहुत प्यारा जानवर होता है, और मेढक भी, सभी जानवर प्यारे होते हैं, मेढक भी, और आपका बत्तख भी, ये सब जानवर क्या होते हैं आपका, आप देखेंगे कि ये यहाँ भी रह रहे हैं, तालाब में भी रह रहे हैं, मतलब ये समुद्र तालाब कुछ भी होगा, एक्वेटिक सिस्टम में भी रह रहे हैं, और ये लैंड में भी रह रहे हैं। तो ये हैबिट उनकी बन गई है, मतलब वो अपना एडजस्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों जगह आपका बत्तख देखते हैं, कभी यहाँ घूमने लगती है, कभी यहाँ पर जाके तैरने लगती है, तो वो इकोटोन होता है। यही कह रहा है एट ट्रांजिशनल, जो ट्रांजिशन रीजन बिटवीन टू एडजेंट इकोसिस्टम दैट कंटेन सम ऑफ द स्पीसीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड आल्सो कंटेन स्पीसीज इट्स ओन, ठीक है। तो याद रखेंगे दोनों का कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ लिखा नहीं, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है यहाँ पर, वही इकोटोन होता है। आई थिंक आपको इकोटोन अब समझ में आ गया। अब टोन से कोई गलत, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल इकोटोन के लगे, मैंग्रोव वन, देखिए समुद्र है और इधर आपका नदियाँ बह के आ रही हैं उससे, तो यहाँ समुद्र, इसके बीच में क्या हो, मैंग्रोव वन है आपका, सुंदरबन में देखते हैं। एस्चुरी है, एस्चुरी भी, लैगून भी है आपका, इसी से होता है। घास प्रतंत्र है, यहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे जंगल हैं, तो जंगल जैसे ख़त्म होता रहता है, इसके बाद घास वाला एरिया आ जाता है, वही आपका घास प्रतंत्र भी इकोटोन में आ जाता है। तो इकोटोन के एग्जाम्पल पूछे तो 3-4 बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये मिटाते हैं फिर देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं पारिस्थितिकी पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। अब देखिए इसको भी बहुत, ये भी आपके पेपर में RO 2016 में पूछा गया था, UPPC 2012 प्री में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। अब इसका एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की माप की इकाई क्या है। तो इसका माप की इकाई क्या है, ग्लोबल हेक्टेयर या भूमंडलीय हेक्टेयर इसकी माप की इकाई होती है, ये याद रखिएगा। इसकी परिभाषा क्या होती है, पारिस्थितिकी घटकों का वह आवश्यक मात्रा या न्यूनतम मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, वो याद रखेंगे। क्या, पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा या न्यूनतम मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। तो कोई भी, जैसे अगर पारिस्थितिकी को जो घटक हैं, ये मनुष्य क्या कर सकता है, उसको कितने सही ढंग से चला रहा है, ताकि क्या होगा, भविष्य के लिए बचे, वो मिनिमम चीज़ें यूज करे, ठीक है। तो यही होता है इसका वो डेफिनीशन। और क्या है, पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र का मानवीय मांग।
अब यहाँ पर देखिए इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होता है वो कई चीज़ों में दिया है। देखिए अगर मैं आपसे एक ही चीज़ पूछूं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है क्या, तो जो भूमि का जो क्षेत्र है कि भूमि मतलब आपका जो पृथ्वी पर है तो कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मतलब भूमि कौन कौन सी चीज़ें अपने आप पर कर रही है, करने दे रही है, ये याद रखिएगा। जैसे भूमि पर फॉरेस्ट भी है, और कार्बन फुटप्रिंट है, जैसे कार्बन से गाड़ी निकल रही है, कॉर्पलैंड है, प्लास्टर है, बल्ट अपलैंड है, फिशरीज है, तो ये देखिए हर एक चीज़ यही आपको बताया गया है। अब देखिए अगर मैं कार्बन के बारे में पूछूं कि कार्बन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में ये क्या होता है, देखिए इसका एक ही मतलब समझिएगा कि इस आपके पृथ्वी पर कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कितनी लैंड की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। यही तो यहाँ पूछ रहा है, भूमंडलीय हेक्टेयर किस काम के लिए कितनी लैंड की रिक्वायर्ड हो रही है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के बारे में लगा रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलाने, भूमि का उपयोग में परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने के लिए आवश्यक वन भूमि क्षेत्र। तो क्या मिल गया, वन भूमि क्षेत्र मिल गया यहाँ पर। अब जंगल का देखिए, घरेलू निर्माण की लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कागज आदि आपूर्ति के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र कि जितना मतलब ये घरेलू लकड़ी जब कहीं अगर घर लकड़ी आप जला रहे हैं तो लकड़ी कहीं से ला रहे हैं, किसी ज़मीन पर होगी तभी तो ला रहे हैं, तो उसमें भी आवश्यक जितनी भूमि होती है उसको देखा जाता है। अगर कृषि भूमि, फसल भूमि देखा जाए, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उपयोग मानव उपभोग के लिए, फाइबर और भोजन के लिए, फसलें उगाने के साथ ही पशुचारा, तिलहनी और फसलें बागवानी फसलों का उत्पादन करता है। तो उस क्षेत्र क्षेत्र मतलब उस भूमि का उपयोग करता है। तो कृषि के लिए भी उस भूमि का देखिए ना, ये फूट है वो ना, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है यही बताता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। चारागाह भूमि होता है, इसी पर फुटप्रिंट पर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ मांस, डेयरी, ऊन आदि उत्पादन के लिए पशुधन को बढ़ावा देना चाहिए। मत्स्य क्षेत्र भी मछली की खपत के तरीके और समर्थन के लिए औसत समुद्री और अंतर्देशीय जल क्षेत्र की आवश्यकता है। जल भी तो भूमि पर ही तो रहेगी, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो जल भी तो कहीं है, तो जल वाला भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्ट अपलैंड, मानव गतिविधियों द्वारा भौतिक रूप से कब्जा की गई, मतलब बिल्ड मतलब जो बनाया जाता है घर, उसकी बात कर रहे हैं। इसकी उत्पादकता फसल भूमि के बराबर नहीं मानी जाती थी, तो याद रखिएगा। मानव गतिविधियाँ, जैसे आपका यहाँ पर मानव गतिविधियों से क्या बना गया, बिल्डिंग बना दिया, तो ये भी मतलब न्यूनतम आवश्यकता वाली भूमि तो लिया गया, मतलब जितनी आवश्यकता होती है। तो वही यहाँ कहता है परिभाषा, पारिस्थितिक घटकों का वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकदम एक बार यही यही स्टेटमेंट आपको दे दिया गया था, ठीक है। एक बार मिटाता हूँ, यही स्टेटमेंट दे दिया गया था, कहा 2012 में कहा था। ये किसकी डिफिनीशन है कि तब जब पारिस्थितिक घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है, वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये स्वच्छ जल समुदाय क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक लेंटिक होता है, एक लोटिक होता है। लेंटिक क्या होता है, स्थिर जल का आवास, आर्द्रभूमि, तालाब, झील, वो क्या होता है, लेंटिक होता है। और लोटिक क्या होता है, बहते जल का आवास, झरना, नदी, जलधारा, वो मतलब जब बह रहा है क्या होता है, तो वो लोटिक होता है। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ याद करने का अगर लेंटिक लोटिक में याद करना हो तो यल ओ लिख रहा, लो, ठीक है। अब देखिए, अब यल ई, अब देखिए यहाँ ओ लिख रहा, अगर ये मान लीजिए एक बॉल है तो बॉल जो यहाँ रखेंगे तो ये मतलब ये आपका अगर कहीं बाल ऐसे फेंक रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे चल इधर उधर चला जाता है, तो ये क्या हो गया, बहता जल है, मतलब बॉल है, ये मान लीजिए एक बॉल है, एल ओ में ऐसे पकड़िएगा, ये बॉल है, ठीक है, एल ओ बॉल है, और ये आपका मतलब चलते चलते बॉल अगर फेंकेंगे तो बहुत दूर चला जाता है। लेकिन यल ई है, ई क्या मतलब है, एग्जिस्ट मतलब वहीं पर रुका रहता है। ई यहाँ ई है ना, तो वहीं पर रुका रहता है, ई से याद पकड़ लीजिएगा। यहाँ ओ से पकड़िएगा, बॉल फेंकेंगे तो बहुत दूर चला जाता है, ई यहीं रह जाएगा। स्थिर जल का आवास आर्द्र भूमि हो सकता है, तालाब हो सकता है, झील हो सकता है। यही यल ई लेंटिक लोटिक ऐसे पकड़ लीजिएगा, बस आपको याद रहेगा। अब देखिए यूकेलिप्टिस क्या होता है, यूकेलिप्टिस को बदनाम कर दिया गया, बदनाम नहीं वैसे भी ये बदनाम है ही, इसके काम भी वैसे कुछ हैं। क्यों, क्योंकि पर्यावरणीय ये शत्रु है, ये जहाँ ये उगता है
आस मान लीजिए यहाँ उगा, इसके आसपास का जो पानी है ये लेता, अपना ही पी लेता है, दूसरे को पीने ही नहीं देता। तो अत्यधिक जल ग्रहण करने के लिए इसका नाम दिया गया है पर्यावरणीय शत्रु। रोपित स्थान पर मिट्टी के जल स्तर में अत्यधिक गिरावट कर देता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, अब इसीलिए नहीं कहते हैं, लेकिन वहाँ पर सूखी भूमि का देश क्या कहते हैं ना, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को। सब पानी तो यही पी जा रहा है, यूकेलिप्टस ही। अब देखिए है बायोटिक इंट्रैक्शन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है म्यूटलिज्म होता है, सहोपार का होता है, जिसमें क्या होता है, अब यहाँ देखिए प्रजाति मान लीजिए ए है, एक बी है, ए और ये यहाँ प्लस प्लस क्यों लगाया गया है, दोनों को फायदा हो रहा है तभी प्लस प्लस। दोनों प्रजातियों के लिए लाभकारी होती है। जैसे भौरा द्वारा परागण, जब भौरा ये परागण करता है तो ये किसी और पे जाके फूल पे बैठ जाता है, तो उसका भी क्या होता है, परागण हो जाता है। तो इसको क्या होता है, भौरे को रस मिल जाता है, और इसका पौधे का क्या होता है, इसको मतलब रिप्रोडक्शन होता है, परागण हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यही लिखा गया है कि म्यूटलिज्म इज ए बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर बोथ स्पीच बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट, जैसे आपका कवक शैवाल, कवक आप जो पढ़े लाइकेन और शैवाल, ये कवक नहीं पढ़ते हैं कि दो, एक आपका स्थान देता है, एक खाना देता है, बस ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका दोनों कई एग्जाम्पल, ये मान लीजिए ये भी है। ये आप देखिए यहाँ पर ये बैठने क्यों दे रहा है, इसके अंदर इसके कान में, इस मतलब ये जो आपका बैल, ये भैंस है, इसके कान में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। अब इन कीड़ों को कौन खा लेता है, इन कीड़ों को ये बगुले जो हैं ये खा लेते हैं, तो इनको भी फायदा हो गया, बगुले का खाना मिल गया, इनको भी फायदा हो गया, बस यही होता है। अब यहाँ पर देखिए सहभोजिता कम्युनलिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक को तो फायदा होता है, एक को तो नुकसान नुकसान कुछ नहीं होता है। एक प्रजाति को लाभ होता है, जबकि दूसरी प्रजाति को ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है, मतलब वो शून्य बना रहता है। जैसे चूसक का भोजन और सुरक्षा के लिए शार्क मछली की सतह पर जुड़ जाना, ये देखिए चूसक क्या है, भोजन करता है, इसे शार्क मछली की सतह पर जुड़ जाता है भोजन के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जिसमें शार्क मछली को न फायदा न घाटा, लेकिन इसको फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रीडेशन क्या होता है, परभक्षण क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए परभक्षण क्या, भक्षण यहाँ लिखा ना, प्रीडेशन, दोनों देखिए हर एक चीज़ें देखिए। अब ये तो वहाँ पर आप ये दिया रहेगा कि एक को फायदा हो रहा है, एक को होगा रहा तो कौन होगा, तो ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, यम, ठीक है, एम, ठीक है, एम मतलब मीडिएटर याद रखिएगा, मीडिएटर मतलब फायदा ही बीच में आ रहा है। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म मतलब क्या है, कम्युनिटी याद रखिएगा। एक कम्युनिटी, जब दो कम्युनिटी लड़ाई करती हैं तो एक का फायदा होता है, एक का घाटा होता है, कभी भी दोनों का फायदा नहीं होता लड़ाई में कम्युनिटी के। ठीक है, तो एक का फायदा एक का फायदा एक का नुकसान होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी में एक का फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, उसको वो मतलब वो ऐसे ही बना रहता है। ठीक है, शून्य। अब यहाँ पर देखिए प्रीडेशन क्या होता है, प्रीडेशन, यहाँ पर एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन एक को नुकसान हो रहा है। एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति को हानि होती है। शेर द्वारा हिरण का शिकार जो होता है, परभक्षण लिखा ना, परभक्षण, तो ये देखिए शेर जो है इसके द्वारा क्या कर रहा है, बाघ के द्वारा हिरण का शिकार कर रहा है। तो प्रीडेशन, भक्षण मतलब एक दूसरे का भक्षण कर रहा है, एक प्लस प्लस एक माइनस। पैरासिटिज्म में यही होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को हानि होती है। अमर बेल दूसरे पौधे पर उगना, ये देखिए ये अमर बेल है, क्या है, दूसरे पौधे पर उग जाता है, तो ये याद रखिएगा। पैरासिटिज्म क्या होता है, एक प्रजाति द्वारा दूसरे प्रजाति को हानि होती है, एक को लाभ होता है दूसरी को हानि होती है। स्पर्धा, कंपटीशन क्या होता है, जब दोनों प्रजातियां प्रभावित होती हैं। जैसे भोजन की समस्या, चूहे की कमी का प्रभाव बिल्ली भी ढूंढती है और सांप भी ढूंढता है। सांप भी सोचता है कि हमको भोजन मिल जाए, और बिल्ली भी सोचती है हमको क्या होता है, भोजन मिल जाए। दोनों माइनस कर दिया जाए तो कंपटीशन जहाँ होगा तो वहाँ दोनों लोग माइनस में ही रहेंगे। सभी लोग क्या है, कंपटीशन, आपकी तैयारी कंपटीशन की करते हैं, तो आप भी क्या सोचते हैं कि हमको नौकरी मिले, वो सोचते हैं हमको नौकरी मिले, तो दोनों की कमी है। ठीक है, नौकरी की कमी है। अब देखिए न्यूट्रल, जिसमें दोनों उदासीन, जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तटस्थता मतलब कोई वो नहीं होता। इसमें एक एग्जाम्पल और सहभोज कम्युनलिज्म में पढ़िएगा।
जैसे एक बड़ा पेड़ है, मान लीजिए एक बड़ा पेड़ है, उसी बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ उग गया, तो क्या हो गया, इसको तो फायदा हो रहा है छोटा पेड़ को तो, लेकिन बड़े पेड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? अब इस छोटे पेड़ पर, मतलब इस छोटे पेड़, ये छोटा पेड़ है, इसको धूप वूप लगने, ज़्यादा धूप वूप लगने से बच जाएगा, क्योंकि ये आपका बड़ा पेड़ इसको छां में कर देगा। तो ये इसको छोटे पेड़ को फायदा हो रहा है, लेकिन बड़े पेड़ का इसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सहभोज्यता कम्युनिज्म में यही करिएगा। अब यहाँ पर एवनेलिज्म में असहभोज्यता के, इसमें एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को सीमित कर देती है तथा उससे हानि पहुंचाती है, परंतु स्वयं अप्रभावी रहती है। जैसे यूकेलिप्टस अपने चारों ओर रसायन छोड़ता है, जिससे अन्य पौधों का विकास रुक जाता है, लेकिन खुद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये किसका एग्जाम्पल है? असहभोजिता का एग्जाम्पल है। मतलब उसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका जीरो है, एक का माइनस है यूकेलिप्टस का, लेकिन उसके आसपास जो पौधे होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, ये याद रखिएगा। पैरासिटिक के उदाहरण क्या है? परजीविता के उदाहरण क्या है? तो मानव में जू होता है, रिफ्लेसिया होता है, कुत्तों में पिस्सू होता है, अमर बेल होता है, मिस प्लेटो लॉरेंथस होता है, रिफ्लेसिया होता है, फीता कृमि होता है, और गोल कृमि, मलेरिया परजीवी, ये सब पैरासिटिक के एग्जाम्पल होता है। ठीक है, मिस प्लेटो होता है, लोरोंथस होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए एस्केरिस, ये वर्ड याद रखिएगा, एस्केरिस एक आंतरिक परजीवी जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एस्केरिस क्या होता है? एक आंतरिक परजीवी होता है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, इसका याद रखिए। सबसे ज़्यादा आपको ये सब इम्पोर्टेंट है, क्या होता है मेटुलिज्म में। ठीक है, तो ये सह को देखिए, यहाँ पर वर्ड पकड़िएगा, सहोपकारिता, तो मतलब उपकार कर रहे हैं, उपकारिता ना, वो हिंदी वर्ड लिखिए, उपकार है। देखिए आप अगर प्रत्यय और उपसर्ग पार का उपकारिता, प्रत्यय उपसर्ग पढ़े होंगे ना, तो उसमें देखिए लिखा होगा उपकारिता, मतलब दोनों का उपकार होता है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, सहभोजिता। ठीक है, तो सहभोजिता मतलब भोजन ले रहा है साथ में उसके। ठीक है, तो ये देखिए भोजन इसके साथ में ले रहा है, बस एक को फायदा एक को नुकसान, नहीं कोई कुछ नहीं। अब देखिए परभक्षण, प्रीडेशन होता है, एक को फायदा एक को नुकसान, आपका प्रीडेशन भक्षण मतलब हिरन ये। अब देखिए परजीविता, परजीविता उसके ऊपर जीवित रहता है, तो एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को हानि होता है। जैसे मच्छर आपके शरीर पर बैठ गया तो उसको लाभ हो गया, आपको हानि हो गया। कंपटीशन तो जान ही रहे हैं। उदासीनता, दोनों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असहभोज्यता, तो ये यूकेलिप्टस वाला याद रख लेंगे। बस इतना तो आपको आज पढ़ना था। ठीक है, आई होप आपको याद हो रहा होगा। अगर इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना होगा तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से इस पीडीएफ को जाकर फ्री आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, जाके वहाँ पर डाउनलोड, इसको मेरा लाने का एक ही पर्पज़ होता है कि आपका जल्दी जल्दी आप हमेशा, क्योंकि इतनी ज़्यादा घटना चक्र होता है, पूरा घटना चक्र आप नहीं रिवीजन कर सकते एक बार ये, लेकिन आपको इस नोट्स को आप 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो घटना चक्र का एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इस बार भी घटना चक्र से ही क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछा गया था। ठीक है, तो चलते हैं हम आज अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 जल्दी आ जाएगा। ठीक है, 1 ही 2 दिन में। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।